प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। एक दिन के महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 41,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राजभवन में किताब टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन भी किया। लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी। कई अहम मुद्दों पर हो रहा है मंथन। कई प्रस्तावों पर लगाई जा सकती है मोहर। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कर्ज माफी पर बोले राहुल गांधी, हमने 6 घंटे में कर्ज माफी का वादा पूरा किया। पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को पैसे दिए। उधर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर सियासी संग्राम। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पलटवार कर कहा, यूपी के लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा, वर्तमान सरकार में हर वर्ग परेशान। बीजेपी ने पूरे नहीं किए चुनावी वादे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। देश भर में उत्तर भारत के लोगों की चर्चा हमेशा से होती रही है। महाराष्ट्र से गुजरात तक और दिल्ली से मध्य प्रदेश तक उत्तर भारतीयों पर एक ही आरोप लगता रहता है कि वो बाहर से आकर उस राज्य के लोगों के हक की नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही आरोप सोमवार को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने कमलनाथ ने लगाया है। पद संभालते ही कमलनाथ ने उत्तर भारतीयों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने सूबे में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलने के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेवार ठहरा दिया और बाहरी लोगों में भी उनका जो निशाना था वो खासकर विशेषकर यूपी बिहार के लोगों पर था। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र किया। जैसा कि हमने आपको बताया, दिलचस्प बात यह है, जो अब तक आप जान ही गए होंगे कि खुद कमलनाथ उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उनका जन्म कानपुर में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद अब कमलनाथ को उत्तर प्रदेश के लोग बोझ लगने लगे हैं। उनके इस बयान ने राजनीति में भूचाल लाने का काम किया है। खुद कांग्रेस की चौतरफा किरकिरी हो रही है। बीजेपी तो बीजेपी, अब कांग्रेस पर उनके साथी दल भी सवाल खड़े करने लगे हैं, क्योंकि जो काम महाराष्ट्र में शिवसेना और राज ठाकरे की मन से एमएनएस करती थी, अब उसी दिशा में कमलनाथ कांग्रेस को आगे ले जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन शिवसेना और मनसे का ऐसा करना समझ आता है, क्योंकि उनकी सियासत केवल और केवल महाराष्ट्र तक सीमित है। दूसरे राज्यों में उनका ज्यादा जनाधार नहीं है। लेकिन कांग्रेस का तो जनाधार है। वो उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन को फिर से तलाशने में जुटी है। लेकिन कमलनाथ ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वो भी तब जब 2019 का लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गया है। कांग्रेस के लिए मुश्किल केवल यूपी में नहीं है, बिहार में भी बढ़ सकती है, जहां जेडीयू और बीजेपी कमलनाथ के बयान पर कांग्रेस को निशाने पर ले रही हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कमलनाथ के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वहीं इसे लेकर मध्य प्रदेश में उनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी ने भी अपनी आपत्ति जताई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अक्सर ऐसी बात महाराष्ट्र में सुनने को मिलती थी कि उत्तर भारतीय यहां क्यों आते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश से भी यही बात उठ रही है, यही बात सामने आ रही है। यानी हर ओर से कमलनाथ के बयान की निंदा हो रही है। हालांकि कमलनाथ ने विरोध के बाद सफाई देते हुए कहा कि यह कदम उठाने का मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करना है। लेकिन सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह के बयान को सही ठहराया जा सकता है? क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि आप शपथ लें और शपथ लेने के एक दिन बाद आप इस तरह का बयान दें? क्या कमलनाथ अपने ही प्रदेश को भीतरी बाहरी में नहीं बांट रहे हैं? प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, ये हर मुख्यमंत्री हर सरकार की कोशिश होती है, होनी चाहिए।
पर इस बहाने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को टारगेट किया जाना यह कहां तक ठीक है? आज प्राइम एजेंडा में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम बहुत जल्दी से परिचय कराएं। आज हमारे साथ दो सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नोएडा स्टूडियो में हैं। हमारे साथ आज सतवीर सिंह राठी साहब हैं और अनुज अग्रवाल साहब हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित पुरी साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनूप पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और अरुण राजभर साहब जुड़े हुए हैं, सपा समस्त भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, महामंत्री हैं। लखनऊ के सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनूप पटेल, बगैर किसी वक्त गवाए, हमने सर दिन भर से प्रतिक्रियाएं सुनी हैं जिसमें कुछ सफाई के सुर भी हैं, लेकिन आज राहुल गांधी बड़े तेवरों के साथ मीडिया के सामने थे। मीडिया ने उनसे कमलनाथ के बयान पर सवाल किया, लेकिन वो सवाल को टाल गए। सर हमें ये बताइए कि ये क्या मानसिकता दिखा रहा है कमलनाथ का बयान? क्यों आखिर इस तरह के बयान को देना? क्यों यूपी और बिहार के लोगों को टारगेट करना? अगर मंशा सही भी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम अभी आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने कहा क्या था, वैसे आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम आलोचना नहीं करना चाहते, फिर भी इतना तीखा हमला, ये क्या दिखा रहा है? रघुनंदन जी, मैंने आदरणीय कमलनाथ जी के कल के बयान को रघु जी थोड़ी प्लीज आवाज बढ़ाइए। 10 बार मैंने जो है उसे सुना है। हाँ, वो जो कह रहे हैं जी, वो उन्होंने जो कहा है, पहले तो मैं तो कमलनाथ जी को बधाई दूंगा कि सबसे पहली घोषणा किसान कर्ज माफी की। दूसरा ये कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और यहाँ की नौकरियों में उनका एक हिस्सेदारी ज्यादा रहती है। कहाँ हम ये मध्य नहीं प्रदेश में ना डॉक्टर साहब ये बिल्कुल जो है नहीं, ये नौकरियां बिल्कुल नहीं कहा डॉक्टर साहब। टैलेंट की कहीं कोई बात रोजगार- नहीं आई, टैलेंट की कहीं कोई बात नहीं आई। हमारे पास बयान है, हमें अभी सुनवा देंगे। अगर उन्होंने टैलेंट की बात कही होती, टैलेंट की बात कही होती तो मीडिया उनकी पीठ थपथपाने का काम कर रहा होता। सर नहीं, टैलेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 70% सर मैं कंप्लीट कर रहा हूं। 70% रोजगार जो है वो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। अब मैं आपको जो है यही उत्तर प्रदेश में जब भाजपा का ये घोषणा पत्र है 2017 का चुनाव का, इसके पेज नंबर 7 पे आप जब जाएंगे, हर हाथ को काम का अधिकार, इस पे लिखा है। डॉक्टर साहब आप बहुत जल्दी कर रहे हैं बीजेपी के पास जाने की। 90% डॉक्टर साहब आप जंप लेने की कोशिश कर रहे हैं सवाल से। आप बीजेपी को टारगेट करके सवाल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमारे सवाल का आंसर करिए। सवाल आंसर करिए कि नए मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी क्या मानसिकता बता दिखा रही? ना डॉक्टर साहब देखिए, वो उनके घोषणा पत्र पर बीजेपी से सवाल पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे, लेकिन बीजेपी की आड़ लेकर आप अपने आप को नहीं बचा सकते। बीजेपी की आड़ लेकर आप कमलनाथ के बयान से किनारा नहीं कर सकते। बीजेपी की आड़ लेकर आप कमलनाथ के बयान से किनारा नहीं कर सकते। न डॉक्टर साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं सर, न बिल्कुल भी नहीं, एकदम। अनूप पटेल साहब, अनूप पटेल साहब, कमलनाथ की मानसिकता पर बोलिए जी, कमलनाथ जी की मानसिकता पर बोलिए। आखिर किस मानसिकता से ग्रसित होकर ये बयान दिया गया, ये बताइए सर। ना किस मानसिकता से ग्रसित होकर ये बयान दिया गया? बीजेपी की आड़ में छिपने की कोशिश मत करिए, बीजेपी की आड़ में छिपने की कोशिश मत करिए। आप समझदार तेज तर्रार प्रवक्ता है, पॉइंटेड बात करिए, पॉइंटेड बात, पॉइंटेड बात। कमलनाथ ये बयान क्यों दे रहे हैं? कमलनाथ ये बयान क्यों दे रहे हैं जबकि वो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं? उनका जन्म खुद उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है। उनकी पढ़ाई लिखाई कानपुर के डीएवी कॉलेज और कलकत्ता के सेंट जेवियर से हुई है। इसके बावजूद इस तरह का बयान क्यों, बताइए। बिल्कुल, मैं पॉइंटेड बात ही करूंगा। आदरणीय कमलनाथ जी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलनी चाहिए। 70% नौकरियों पे जो है वहां के युवाओं का जो है आरक्षण होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये समस्या जो है उसको लार्जर पिक्चर देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करते हैं। फिर आप लार्जर पिक्चर पर चलेगा? ना डॉक्टर अनूप पटेल साहब, ज्यादा रोजगार, ये लार्जर पिक्चर दिखाइए ना कि आप यूपी बिहार को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रीजनलिज्म, इस क्षेत्रीयता को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? इस क्षेत्रीयता को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, ये बताइए ना सर। और दूसरी लार्ज पिक्चर इस बात की दिखाए, इस बात
कमलनाथ के बयान की लार्ज पिक्चर दिखाइए सर। कमलनाथ जी के बयान की लार्ज पिक्चर दिखाइए। हमें ये बताइए कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठकर ये क्या हो गया एक समझदार नेता को? हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो कहा है उसमें से कोई भी उन्होंने गलत बयानी नहीं की। अच्छा। अरे आपको याद होगा अजय भाई कि वहां पे जो है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि हम 80% जो है गुजरात के युवाओं को लिए नौकरी करेंगे। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम प्रदेश के लिए जो है 90% खूब करिए साहब, युवाओं के लिए आरक्षित करेंगे। खूब करिए, हर सरकार करे, लेकिन यूपी बिहार पर टारगेट करना, यूपी बिहार को निशाने पर लेना, ये क्या है? कोई भी मुख्यमंत्री करे, कोई भी राज्य सरकार करे, लेकिन ये कह के करे, ये अंडरलाइन करके करे ना डॉक्टर अनूप पटेल, ये अंडरलाइन करके करे कि साहब यूपी बिहार के लोग रोजगार ले जाते हैं, ये कहां तक सही है? ये तो बताइए सर। फिर आप में और एमएनएस में क्या फर्क है ये बताइए। आप में और मनसे में क्या फर्क है ये बताइए। क्या फर्क है आप में और मनसे? बड़ा मैसेज है जी, ये इतना बड़ा मैसेज है। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रोजगार का संकट है, और जितने भी चाहे जुमलेबाज प्रधानमंत्री हो, कमाल की बात है सर। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ, अब सत्ता आपको मिल, इन्होंने ये कहा था आपको मिल चुकी है, हम फिर कह रहे थे कि आप छिपने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार का संकट आज पैदा नहीं हो गया। रोजगार का संकट आज पैदा नहीं हो गया। रोजगार का संकट आज पैदा नहीं हो गया। रोजगार के संकट के पीछे आपको लगता है यूपी बिहार के लोग? नहीं, रोजगार के संकट के पीछे यूपी बिहार के लोग हैं क्या? रोजगार के संकट के पीछे यूपी बिहार के लोग हैं क्या डॉक्टर अनूप पटेल? गलत। देखिए नहीं, देखिए सर, आप सवाल से भाग रहे हैं और आप चीजों को मिसकोट कर रहे हैं। सवाल से भाग रहे हैं, आप चीजों को मिसकोट कर रहे हैं। गलत। आप सवाल से भाग रहे हैं डॉक्टर अनूप पटेल, और आप चीजों को मिसकोट कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। हम आपसे ही कह रहे हैं, रोजगार के संकट का क्या? क्या रोजगार के संकट में, क्या रोजगार के संकट में कोई मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो देगा? कोई मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो देगा रोजगार के संकट से निपटने में? क्या देश को क्षेत्रीयता में बांट दिया जाएगा? हमने आपसे सीधा सवाल किया, आप में और मनसे में क्या फर्क है समझाइए, क्या फर्क है? वो भी तो यही दलील, महाराष्ट्र में भी यही दलील देकर शिवसेना और एमएनएस उत्तर भारतीयों के साथ भेदभाव करते। क्या फर्क है आप में और उन्हें? बताइए, बोलिए क्या फर्क है? नहीं, ना किसी के साथ हिंसा, ना किसी के साथ मारपीट। कहीं कुछ ये कभी दिमाग में कांग्रेसियों के दिमाग में कहीं कुछ। आज आप वैचारिक तौर पर बांट रहे हैं सर, आज आप कंसेप्ट के लेवल पर बांट रहे हैं, कल ये खतरा भी है। गुजरात में जो है, आज आप कंसेप्ट के लेवल पर बांट रहे हैं, कल ये खतरा भी है, ये खतरा भी है। नहीं, वहां पे अजय रघुनंदन जी, उन्होंने कहा कि प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिकता हर स्टेट में डेफिनेटली होनी चाहिए। क्या प्राथमिकता रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन प्राथमिकता यूपी बिहार के लोगों का बंटवारा करके क्यों? प्राथमिकता इस देश में जो संघीय ढांचा है वो तो आपको मालूम है ना सर? क्या संघीय ढांचा है? नहीं, आजादी है ना किसी की भी, कोई कहीं भी जाके काम कर सकता है। नहीं, कोई कहीं भी जाके काम कर सकता है ना, कर सकता है ना कोई कहीं भी जाके काम। अगर राज्य सरकारें ऐसे नरेशन रखेंगी, डॉक्टर साहब, राज्य सरकारें अगर ऐसे नरेशन रखेंगी तो आपको नहीं लगता कि संविधान की भावना के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? संविधान की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं लगता आपको कि ऐसा करने की कोशिश हो रही है? उनको लेवरेज देने की बात कही है, कहीं से ऐसी बात नहीं है ना कोई। बस ये कि प्राथमिकता, देखिए, बचाव करना आपकी मजबूरी है, भाजपा भी अपने बचाव करना आपकी मजबूरी है बाहैसियत प्रवक्ता, लेकिन कम से कम तर्क भी सही होने चाहिए। ठीक है सर, अब देखिए हम अमित पुरी साहब, ठीक हो गया। आज कोई लॉजिक आपका नहीं चल रहा डॉक्टर अनूप पटेल साहब, आज कोई तर्क, कोई तथ्य, कोई लॉजिक काम नहीं आ रहा है। आपके नए मुख्यमंत्री ने, आपके बड़े नेता ने पार्टी को फजियत में डालने का काम किया है सर, इसको मानना चाहिए, मान लीजिए। हम पुरी साहब, राजभर साहब, यहां जो दो मेहमान हैं उनको जोड़े। उससे पहले चूंकि आप कह रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, एक बार प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं कि नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कहा, अंडरलाइन करके सुनिए, फिर हम चलेंगे अमित पुरी जी के पास। सुनिए। हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल हो, मध्य प्रदेश से हो। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से
मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो तभी लाभ मिलेगा, वो ये कह रहे हैं। और इससे आगे की प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग रोजगार का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, बाकायदा अंडरलाइन करके कह रहे हैं। प्रतिक्रियाएं भी सियासी आई हैं, वो भी जल्दी से सुन लीजिए, उसके बाद हम अमित पुरी साहब के पास जा रहे हैं। काम करना ये गलत है। महाराष्ट्र में आपको समय समय पर सुनने को मिलता है कि उत्तर भारतीय क्यों आ गए यहाँ पर, उत्तर भारतीय कारोबार क्यों कर रहे हैं, उत्तर भारतीय नौकरी में क्यों आ गए। ये बात एक बार दिल्ली से भी आई थी, अब ये बात मध्य प्रदेश से आ रही है। और अगर उत्तर भारत के लोग तय कर लें तो केंद्र में कौन आएगा। मैं उनके इस बचकाना बयान को मैं समझता हूं कि लोग कहते हैं कि अनुभव बहुत है, लेकिन ये अनुभवहीनता का परिचायक है। और उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों से जो वो धरना करते हैं उसका इसमें एहसास हो रहा है। बेहतर ये हो कि वो मध्य प्रदेश में जो वादे किए उसको पूरा करें। उत्तर प्रदेश के लोगों को अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने देखा इन्वेस्टर्स मीट में जिस तरीके से लोग आकर्षित होकर यहाँ पर आए हैं, 60,000 करोड़ से ऊपर के यहाँ पर सौदे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही 1.5 लाख करोड़ तक के वो विभिन्न प्रकार के जो अनुबंध हैं यहाँ पर कंपनियों के आगम का, तो वो हो जाएंगे। कानपुर से निकल के कलकत्ता और कलकत्ता से निकलकर छिंदवाड़ा, कई राज्यों में वो अपना व्यापार भी कर रहे हैं, उनका रिश्ता भी है कई राज्यों से। दिल्ली में लगातार वो रह रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी राज्य के बारे में नफरत फैलाने की भाषा बोलना, यही तो भाजपाई करते हैं। भाजपाई महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोगों को मार के भगा रहे हैं, गुजरात में सूरत में भाजपाई मार के भगा रहे हैं, और वही काम कांग्रेस को अभी 2 दिन हुआ सरकार बने उन्होंने शुरू कर दिया। यूपी बिहार के लोगों का इस देश की राजनीति से लेकर, आजादी के आंदोलन से लेके, समाजवादी आंदोलन से लेके, इस देश में आपातकाल लगा उस दौरान अगर आप देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का रहा है। ये सियासी प्रतिक्रियाओं की गूंज जो आपने सुनी, बगैर वक्त गवाए सीधे अमित पुरी जी के पास जाएंगे। अमित पुरी साहब, आपको क्या लगता है क्यों ये बयान दिया, और वो भी इतनी शुरुआत में? और ठीक ही कह रहे थे अभी दिनेश शर्मा जी कि आम छवि ये है कि साहब बहुत तजुर्बेकार हैं, इंदिरा गांधी की कैबिनेट से लेकर और अभी जो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही वहां तक का तजुर्बा है। इतना तजुर्बेकार व्यक्ति अगर ऐसा बयान देता है तो उसके पीछे की मानसिकता क्या है? अमित पुरी जी। मैं आ रहा हूं, आपके सवाल का भी उत्तर दूंगा, और साथ ही अनूप ने जो सवाल खड़े किए, लोकतंत्र का तकाजा है कि उन पे भी स्थिति साफ होनी चाहिए दर्शकों के सामने। लेकिन मैं अपनी बात बहुत लाइटर वेन में शुरू कर रहा हूं, बिना किसी पॉलिटिकल एलिगेशन के, क्योंकि मूल बात तो यही है कि जो अनूप भी कह रहे थे और कमलनाथ जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अब 72 वर्षीय श्री कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के पहले राजनीतिक रोजगार को मध्य प्रदेश के युवा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से छीना, तो वो तो कहीं मानस पटल पे था ही। और इसीलिए किसी शायर ने अभी बहुत ताजा ताजा अच्छा लिखा है, उसके संदर्भ से मैं विषय को उठाते हुए रखता हूं। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते जीने मरने के हम थे वजह, और हम ही बेवजह हो गए देखते देखते। ये यूपी और बिहार के लोग जो उनके लिए चुनाव तक जीने मरने की वजह थे, वो बेवजह हो गए। और ये कांग्रेस का कंटिन्यूअस स्टैंड है, एबरेशन में नहीं है। शीला जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, आदरणीय शीला दीक्षित जी, तो वह भी कहती थी कि यूपी और बिहार के लोगों ने दिल्ली का क्राइम रेट बढ़ा रखा है। यह कांग्रेस पार्टी की यूपी और बिहार के साथ राजनीतिक खुन्नस इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी का इन 2 प्रदेशों के अंदर राजनीतिक वजूद यहां की जनता ने समेट दिया है। अब वो जो खींच है वो पॉलिटिकली निकलेगी तो है ही है, और इसीलिए ये सारे बयान आ रहे हैं। मैं मानता हूं ये
रेडिकलाइजेशन के साथ साथ रीजनलिज्म भी है और कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कांग्रेस पार्टी का सीधे सीधे हमला है। अब जो महागठबंधन के लोग हैं उनके सामने एक एजेंडा है कि क्या इस कॉमन मिनिमम एजेंडा को कांग्रेस के बाकी के दल मानते हैं या वो इसकी मजम्मत करते हैं। देखना है, देखते देखते कांग्रेस के साथ कितने दिन लोग रहे। आंसर करिए डॉक्टर अनूप पटेल जी, हम आपको मौका दे रहे हैं सर, जल्दी से काउंटर करिए। अब सवाल आया था एक राजीव एक सवाल और जल्दी पूछे सर, जल्दी पूछे, हम जवाब देना चाहते हैं। राजीव ये काउंटर करे, राजीव ये काउंटर करे। एक बात में और बोलिए, जोड़िए। एक बात और रखूं, फिर आप इकट्ठा रख लीजिएगा, दोनों विषय रख लीजिए। मैं एक बात और रख दूं, आपने कही थी किसी चुनाव के घोषणा पत्र में कोई राजनीतिक दल किसी प्रदेश की जनता के लिए इतने प्रतिशत रोजगार आरक्षित करने की या प्राथमिकता तय करने की बात करे, ये एक अलग विषय है। और उस घोषणा पत्र को चोरी लुक के नहीं आए, जनसंकल्प पत्र लाए और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जनता ने 325 सीटें दे करके इस आइडिया का समर्थन किया। लेकिन जो चुनाव में नहीं गए थे, पहले आपकी बात का आंसर चाहते हैं, आंसर करिए। वो चुनाव के बाद ऐसे कैसे बदल गए? सवाल ये है, देखते देखते। ठीक आंसर जी, मैं बिल्कुल देखिए, अगर किसी बिल्कुल वादा खिलाफी करना भी लोकतंत्र का अपमान होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर वादा किया था तो उस वादे को पूरा प्रदेश को, यूपी और बिहार की जनता को मध्य प्रदेश में बेइज्जत क्यों किया गया? क्यों बेइज्जत किया गया? बात नहीं करते, क्यों बेइज्जत किया गया? बता रहे कारवां आपने क्यों लूटा? कारवां लूटा विश्वास का। उत्तर प्रदेश बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, विश्वास का कारवां लूटा आपने। चुनाव में ये नहीं कहा था कमलनाथ जी ने कि यूपी और बिहार के साथ हेट्रेड की पॉलिटिक्स की जाएगी, बैशिंग की पॉलिटिक्स की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में टैलेंट ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी नौकरी जो अरे अगर योगी आदित्यनाथ जी घंटों बात करेंगे, कमलनाथ का यूपी और बिहार के मतदाताओं की जनता की मैचिंग करना ये कहां से जस्टिफाई है? आप जुमला ये कहां से जस्टिफाइबल है? और आपके पूर्व नहीं, अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री विजय रूपानी कहते हैं कि गुजरात में हम 80% नौकरी। अरे भाई, हमने कहा कि हमारा डॉक्टर अनूप पटेल सर, सवाल ये तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से होड़ करने की कोशिश है क्या? कोई होड़ कर रहे हैं क्या डॉक्टर साहब, ये बताइए। नहीं, आप कोई होड़ कर रहे हैं क्या उनसे? प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा कर रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री के वादे याद है, आपको प्रधानमंत्री के वादे याद है, लेकिन कमलनाथ जी ने कल क्या कहा है वो आपको याद नहीं। अरे कमाल की बात है सर, अपनी जिम्मेदारी में तो समझिए। अब आप सत्ता में बैठे हुए, आप बात को प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं। ठीक है, एक बार राजभर जी को आने दीजिए, राठी जी को आने दीजिए, और या अनुज अग्रवाल साहब को आने दीजिए। हम अरुण राजभर जी के पास आना चाहते हैं। अरुण राजभर जी, हमें बताइए सर कि वैसे तो आप बहुत सारे मुद्दों पर जिस सरकार में है उसी सरकार की आलोचना करने से भी नहीं चूकते, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या वाकई यूपी बिहार के लोग मध्य प्रदेश में जाकर रोजगार ले लेते हैं, इसलिए इनके मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़े? देखिए, इस देश का यही दुर्भाग्य है कि हम लोकतंत्र में जीते हैं, और लोकतंत्र में जीने वाला व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर रह करके यूपी बिहार के लोगों पर इस तरह से टारगेट करता है। यह बहुत दुर्भाग्य। इसकी हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी कठोर निंदा करती है कि इस तरह का बयान एक माननीय मुख्यमंत्री को नहीं देनी चाहिए। आज सुई से लेकर जहाज उत्तर प्रदेश का, बिहार का नौजवान बनाता है, और वह जाकर के महाराष्ट्र में दर दर की ठोकर खाता है। रोजगार का अवसर यहां नहीं मिलता है, वहां रोजगार की तरफ भागता है, वहां जाके पलायन करता है। आज माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कह रहे हैं, राजभर साहब आपको रोकना चाहेंगे, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे साथ 40 साल कांग्रेस का राज रहा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है सर, एक मिनट, बिहार से आते हैं, क्या वहां के बिहार से आते हैं, यूपी बिहार दोनों जगह के लोगों को टारगेट किया गया। एक मिनट के लिए उनकी प्रतिक्रिया ले, फोन लाइन पर हमारे साथ है, तुरंत लौटकर आपके पास आ रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आवाज आपको मिल रही सर, आप सुन रहे हैं? जी। हम ये जानना चाहते हैं कि कमलनाथ जी का बयान यूपी बिहार के लोगों के बारे में ये किस मानसिकता को दर्शाता है? देखिए, आप लोग एक दूसरे की विपक्षी पार्टी है, इसलिए स्वाभाविक है कि आप हमला करेंगे, लेकिन हम अंडरलाइन करके ये जानना चाहते हैं कि
हर जगह यूपी बिहार निशाने पर क्यों है ये बताइए। हर जगह गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो और अब मध्य प्रदेश, हर जगह यूपी बिहार। उधर आप असम में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो भी यूपी बिहार। भाई क्या गुनाह किया है यूपी बिहार के लोगों ने कि हर जगह यूपी बिहार के लोगों को आप टारगेट पर ले लेते हैं। सांसद महोदय, हमें यह समझाइए सर, ये कौन सी मानसिकता होती है? दिमाग खराब है कमलनाथ जी का। मुख्यमंत्री बनते ही उसको दिमाग में कीड़ा काटने लगा है। जब तक बिहार और यूपी के लोग किसी प्रदेश में जाते हैं तो उस प्रदेश को बनाते हैं, उस प्रदेश को अच्छा करते हैं। बिना बिहार वासियों का, बिना बिहार के लोगों का न मध्य प्रदेश बन सकता है, न महाराष्ट्र बन सकता है, न मद्रास बन सकता है, न बेंगलोर बन सकता है। बिल्कुल सही। सभी जगह जाकर के यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र उस प्रदेश को बनाए हैं। और देश में किसी का हिम्मत नहीं है जो पूरे देश में जो बिहार के नागरिक हैं, बिहार के जो मजदूर हैं, कहीं भी जाए वो स्वतंत्र हैं। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। न कमलनाथ का हिम्मत है तो किसी बिहारियों को रोक करके दिखला दे, उस दिन हम लोग दिखला देंगे कि बिहारियों में क्या ताकत होती है। नहीं सर, ये तो आपने चुनौती दे दी, लेकिन कमलनाथ जी भी सांसद हैं, आप भी सांसद हैं। हमें ये बताइए ना सर कि मानसिकता क्या होती है, थोड़ा अगर समझा सकें तो। सत्ता में आते ही, पद पर बैठते ही आखिर क्यों ये कैटेगराइजेशन, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, ये तो देश के संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। किस मानसिकता के तहत ऐसा होता है ये समझाइए। ये देश की संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग बिहारवासी चाहते हैं जो कमलनाथ जी अपने होश हवास में रह करके इस तरह का बयान न दे, और बिहार के लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं उसका सम्मान पूर्वक सम्मान किया जाता है, क्योंकि बिहारियों ने जाकर के सभी प्रदेशों को बनाया है। और आज कमलनाथ जी बोल रहे हैं जो बिना बिहारी का उनका कोई चीज बन नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। इसलिए उनको ऐसे वक्तव्य को वापस लेना चाहिए, इस पर में क्षमा मांगना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी बीजेपी की तरफ से सीधी मांग है, कम से कम चौधरी बीरेंद्र सिंह ये मांग रख ही रहे हैं कि उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अपने इस बयान के लिए। हालांकि उन्होंने सफाई पेश की, लेकिन वो सफाई काफी नहीं है। राजभर साहब प्लीज कंटिन्यू करिए, फिर हम यहां आएंगे। बोलिए, आप अपनी बात कह रहे थे। देखिए 40 साल तक कांग्रेस इस देश में राज किया और मध्य प्रदेश में भी वो राज किए थे। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार नहीं थी। उस समय तो वहां के लोगों को रोजगार दे नहीं पाए, और रोजगार का अवसर न बढ़ाने की वजह से 40 साल की जनता ने हटा करके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिया। और यूपी बिहार के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख लीजिए जीडीपी जो है हमारे देश का, उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान चलाते हैं, मेहनत करके वहां के लोगों को रोजगार कराते हैं, वहां के लोगों को भोजन कराते हैं, वहां के लोगों को रोजगार के आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शपथ लिए, क्या घमंड हो गया? अभी अहंकार पूरी तरीके से भर गया कि उत्तर प्रदेश बिहारी, देश की सरहदों पर नौजवान कौन खाता मरता है? देश की सरहदों पर नौजवान, उत्तर प्रदेश और बिहार का नौजवान मारा जाता है। उसको संवेदनाएं आप नहीं दे सकते। उसको अपमानित करने के लिए आपके पास मुख्यमंत्री कुर्सी मिलते ही अपमानित करने लगते हो। ये पूरी तरीके से घोर निंदा है। ऐसे बयानों पर माननीय मुख्यमंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह का कोई नेता आपको अपमानित करता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसे नेताओं को उत्तर प्रदेश और बिहार में घुसने नहीं देना है। ऐसे लोग अगर आकर के आपसे वोट मांगना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान एकदम पॉइंटेड बात रखिए। अरुण राजभर साहब एकदम पॉइंटेड बात रखिए। हम जवाब लेंगे डॉक्टर अनूप पटेल साहब से, पूरी साहब को लाएंगे, लेकिन हमारे साथ दो विश्लेषक, दो पत्रकार यहां हैं। ये किस लिहाज से देख रहे हैं इस तरह के बयान को? इसमें कोई बड़ी मानसिकता छिपी है या बहुत तात्कालिकता है? थोड़ा सा जान ले, फिर आप लोगों के पास आ रहे हैं। अनुज अग्रवाल साहब, ये बयान सर क्या दर्शा रहा है? कई बार नेता जब मीडिया से रूबरू होता है और अपनी बातों को कहने की कोशिश करता है तो क्या वो सही शब्दों का चयन नहीं कर पाता? ये कुछ वैसा मामला है या इसमें शब्द चाहे जैसे हो, मानसिकता वही है? देखिए, कमलनाथ जी को कहना बांग्लादेशी के बारे था कि बांग्लादेशी बहुत सारे आ चुके हैं, लाखों बांग्लादेशी मध्य प्रदेश में भी हैं, और उन्हीं बांग्लादेशियों से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं 90% पूलिंग करो। एक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन वो धोखे से यूपी बिहार के लोगों का नाम ले गए। अच्छा, धोखे से ले गए, आप उन्हें एडवांटेज दे रहे हैं? जी हाँ, मतलब उनकी गलती नहीं है, यूपी बिहार को धोखे से। देखिए, ये एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के नेता हैं। ये कहीं मास पॉलिटिक्स नहीं करी कमलनाथ जी ने। छिंदवाड़ा से बाहर इनकी कोई पहचान नहीं है मध्य प्रदेश में, और चूंकि गांधी परिवार के बड़े वफादार रहे हैं तो इसलिए, और इनको जब पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था तो इन्होंने काफी फंड मैनेज किया पार्टी के लिए।
तो उनको पुरस्कार स्वरूप एक तरह से मुख्यमंत्री पद मिला है। तो जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, नौजवानों को जोड़ने के लिए, उनको भड़काने का वाला एक बयान बड़ा जरूरी होता है। मतलब अपनी लोकप्रियता के लिए आप बांटेंगे? ये स्ट्रेटेजिकली नहीं सर, अपनी लोकप्रियता के लिए आप बांटेंगे क्या? ये कांग्रेस की राजनीति रही है। अब कल सज्जन कुमार जी कांग्रेस नेता थे, उनको भी अभी सिख दंगों में अभी उम्र कैद की सजा मिली है। तो ये एक निरंतर एक रहा है कांग्रेस के एक प्रदेश में एक भाषा में बात करते हैं, दूसरे प्रदेश में दूसरी भाषा में बात करते हैं। मतलब ये कांग्रेस के ट्रेंड को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसी कर रहे हैं अपनी मास वैल्यू बढ़ाने के लिए, और इस बहाने विवादों में, चर्चाओं में रहे, थोड़ी सी अपनी बर्थ बढ़ाने के लिए। ऐसे बयान सर, ऐसे बयानों से कोई मास वैल्यू बढ़ती है क्या? हमने तो नहीं देखा भाई। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने बहुत सारे बयान दिए, न केवल बयान दिए बल्कि सड़कों पर भी जो उत्पात मचाया वो हम सबके सामने है। पुलिस साहब के सामने है, डॉक्टर साहब के सामने है, राजभर जी के आप सबके सामने है। उनको क्या राज ठाकरे की क्या मास वैल्यू बढ़ी सर, बताइए हमें, क्या मास वैल्यू बढ़ी है? उनको गलतफहमी है कि इस बहाने शायद मेरी कुछ बढ़ जाएगी, लेकिन उनको उससे पहले सर्वे कराना चाहिए था मध्य प्रदेश के कितने लोग यूपी बिहार में जॉब करते हैं, कितने लोग काम करते हैं। दूसरी उन्होंने जो बात कही है वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करी है एक तरीके से। तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का बिल तो ऐसा कानून तो है नहीं। अगर आज के प्रावधानों में किया तो संविधान का उल्लंघन है, संविधान की अवमानना का उन पर केस चलना चाहिए कायदे से, क्योंकि संविधान के प्रावधानों का तो संवैधानिक पद पर बैठे। दूसरी चीज है कि वहां जितनी सरकारी नौकरी, उनमें ऑलरेडी 15% ही लोग बाहर के आ सकते हैं, बिल्कुल 80% वहां के लोगों का रिजर्वेशन है। तो उनको अननेसेसरी ये प्राइवेट सेक्टर पर जबरदस्ती इंपोज करने का कोई लॉजिक नहीं है उनका। और जो क्षमतावान युवक होते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई बेरोजगारी की समस्या इतनी नहीं है, काम वहां ठीक ठाक हुआ है, इसीलिए तीसरी बार भी चौथी बार भी शिवराज जी की सरकार बहुत ज्यादा सीटों के अंदर। अनुज जी आपको रोकना चाहेंगे, देखिए प्रतिक्रियाएं बहुत तेज हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जो सांसद है और केंद्र में मंत्री है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। साध्वी जी, हमें ये बताइए कि कमलनाथ जी के इस बयान को आप किस मानसिकता का बयान मानकर चल रहे हैं? क्या ये नेता का आमतौर पर दे दिया गया बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी और कड़ी मानसिकता भी है? बोलिए साध्वी जी। यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अब देश को टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र ये अच्छा नहीं है। पूरे देश का नागरिक कहीं भी जाकर के रोटी रोजी कमा सकता है। बिल्कुल सही है। ये मानसिकता बिल्कुल गलत तरीके से बोला गया, मैं इसका भरपूर निंदा करती हूँ। और मैं इतना कह सकती हूँ कि ये मानसिकता ओछी मानसिकता है। देश के नागरिकों को बांटने का षड्यंत्र ये अच्छा नहीं है जी। किसी भी स्टेट में जाकर के कोई अपनी रोटी रोजी कमा सकता है, देश का नागरिक है। देश के नागरिक को किसी भी कोने में रहने का अधिकार है, कोई पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, हिंदुस्तान है। अच्छा साध्वी जी हमें ये बताइए, साध्वी जी हमें बताइए, जब हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से बात करते हैं तो वो गुजरात का उदाहरण देते हैं कि साहब गुजरात में विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी तो ऐसा ही बयान दिया था, वो भी तो वहां गुजरात के युवाओं के रोजगार को लेकर चिंतित थे और ऐसी ही बात कर रहे थे। तो क्या ये सीख कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से ली है? मैं ये कह सकती हूँ गुजरात ने जितना पूरे देश के बेरोजगारों को रोजगार दिया है, हाँ, आज भी गुजरात में कोई भी फैक्ट्री हो भी कहीं भी काम करने वाला होगा तो अधिकांश कहीं ना कहीं यूपी बिहार या कहीं ना कहीं का गरीब व्यक्ति मिल रहा होगा। नहीं साध्वी जी वो ये कहते हैं कि भाई गुजरात में भी तो मुख्यमंत्री ऐसा ही बयान देते हैं, उनका तर्क ये होता है, तो कमलनाथ ने दिया तो क्या बुरा किया? देखिए मैं ये कह सकती हूँ पहले रोजगार तो दो, हाँ, रोजगार दो। पहले गुजरात की तुलना करें तो गुजरात की तरह लोगों को रोजगार दो पहले। हाँ, अभी तो सरकार बनी है, कल शपथ लिया है और आज इसमें का बयान आना उचित नहीं है। यही तो ज्यादा चिंताजनक है साध्वी निरंजन ज्योति की सरकार ने कल शपथ ली है और उसके तुरंत बाद इस तरह का बयान, ये चिंतनीय है, निंदनीय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्राइम न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। हम बगैर वक्त गवाए अग्रवाल साहब, राठी साहब को प्लीज मौका देना चाहते हैं, फिर हम एक बार लखनऊ जाना चाहते हैं क्योंकि जैसे आपने कह दिया ये तो कांग्रेस का ट्रेंड ही है। वहां पुरी साहब ने बहुत सारे हमले किए, या साध्वी जी अभी कह रही थी, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कि ये बहुत चिंताजनक है कि साहब एक चुनी हुई सरकार और शपथ और उसके बाद तुरंत ऐसी मानसिकता। हम चाहते हैं कि डॉक्टर अनूप पटेल इस पर आंसर करें। राठी साहब ये क्या मानसिकता है सर? राजीव रघुनंदन जी, 2-3 बातें, थोड़ा समय दीजिएगा प्लीज, पूरा समय सर, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि कमलनाथ जी ये डेटा लाए कहां से। एक दिन उनको हुआ है कुर्सी पे बैठे और वो ये डेटा कहां से लाएंगे, कितने प्रतिशत लोगों के पास यूपी और बिहार से आए हैं। सबसे पहली बात तो ये एक दिन हुआ है। दूसरी बात मेरी थोड़े से उनसे रिक्वेस्ट थी कि कृपया करके जो 4 या 5 दशक से आपने खिदमत की है गांधी परिवार की और
खिदमत में जो पद आपको मिला है कम से कम उसकी कदर करिए। नंबर 2, जो जनमत आपको दिया है लोगों ने, जो लोगों ने आपको कुर्सी दी है, चलो गांधी परिवार ने तो दी ही है, लेकिन आपको जनता ने भी कुछ दी है, तो उसकी भी कदर करिए। चौथी बात, आपको जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीछे हटाकर जो कुर्सी दी गई है, आप उसकी कदर करिए। लेकिन आप इसको ये मत समझिए कि ये एक स्लिप ऑफ टंग है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे उनकी जबान फिसल गई, उन्होंने रिएटरेट किया है, 2 बार बोला है। अच्छा, 2 बार बोला? हाँ, 2 बार बोला है। लेकिन जो चिंता का विषय जो राजनीति में की बू में इसमें देख रहा हूं, वो मैं ये देख रहा हूं कि अभी चुनाव आने वाले हैं 19 के, ठीक है, और आप जरा गौर से समझिएगा कि इन दोनों ही राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, गैर कांग्रेसी सरकारें हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे कांग्रेसी सरकारें होती तो क्या वो ये बयान देते? गौर करिएगा वहां पे, क्योंकि अब क्या होगी, सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी वहां पे। उन की प्रदेश सरकारों पर ये दबाव बनेगा कि वो अपने युवाओं को, बेरोजगारों को, बिहार और यूपी की सरकारें वहां पर। आप ये मान रहे हैं कि बहुत रणनीतिक बयान बिल्कुल, आप इसको यूपी बिहार में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, लिहाजा जानबूझकर और यहाँ की सरकारों पर प्रेशर ऐड ऑन करने के लिए। बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी है पे डिपेंड है। आप अगर देखिएगा, सरकार का समर्थन सपा राहुल गांधी को अगर पिछले 2 साल से आप स्टडी करेंगे तो जो भी उल्टा पड़ता है वो उनको तुरंत चुप करा देते हैं। चाहे वो मणिशंकर को आप ले लीजिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी को ले लीजिए, यहां नहीं कराए वो, यहां वो चुप हो गए, यहां उन्होंने उस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दिया। तो ये एक रणनीतिक बयान है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यूपी और बिहार के युवा आते, बेरोजगार आते, जो हमारे यहाँ के युवाओं का रोजगार खा जाते हैं। तो उन्होंने एक रणनीति के तहत, कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक टीम ने यह रणनीति के तहत स्टेटमेंट दिया है कि भाई उनकी सरकारों पर दबाव बनेगा, आप अपने युवाओं को रोजगार दीजिए, नहीं देंगे तो 19 में हम आपको सबक सिखाएंगे। स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट। राठी साहब, दबाव बनता है क्या? यहाँ तो छिछालेदर हो रही है। नहीं, छिछालेदर, जो देखो वो आलोचना कर रहा है, कहां दबाव बनता है? राजीव क्योंकि सारी असलियत तो जनता जानती है ना, किस बात का दबाव? राजीव रघुनंदन जी, मैं और आप, हम लोग एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहां हमको सब पता है। अगर एक गांव में बाहर का व्यक्ति आके काम करता है तो गांव के लोगों में रोष होता है। आप इसी बात को जिला स्तर पे लेके जाइए, आप इसी बात को प्रदेश स्तर पे लेके जाइए। नहीं सर, अगर आप जब बाहर का युवा कोई आता है ना, तब तो फिर आपकी बात का मतलब यह निकाला जाए कि फिर तो मध्य प्रदेश के युवाओं के भीतर रोष होगा, या है जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कमलनाथ जी? इसमें क्या गलत है साहब? 2 चीजें, नीचे जनता में किसी न किसी बात को लेकर कोई रोष है, बड़े स्तर पे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या वो जबान बोल सकता है? नहीं बोल सकता। संविधान कहता है नहीं बोल सकता, हमारा देश का कानून कहता है नहीं बोल सकता। लेकिन रोष कहां? रोष कहां? नहीं, वो मैंने कहा ना सर, रणनीतिक बयान है, दबाव डालने के लिए सीधे जाए यूपी और बिहार की सरकार सीधे जाएंगे। डॉक्टर अनूप पटेल के पास फिर हम पूरी साहब से आंसर भी लेना चाहेंगे। डॉक्टर अनूप पटेल, कांग्रेस का ट्रेंड है ये बताया जा रहा है, अनुज अग्रवाल साहब कह रहे हैं, राठी साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, बहुत ही रणनीति के तहत, चूंकि यूपी बिहार में आपकी सरकारें नहीं, आपको पता है कि इन पर प्रेशर एड ऑन होगा, इसलिए जानबूझकर ये बयान दिया गया। रणनीति की बताइए, आंसर करिए। साध्वी जी कह रही थी आपको माफी मांगनी चाहिए, राजभर साहब भी कह रहे थे कि आपको माफी मांगनी चाहिए। खैर, नहीं, बिल्कुल मैंने सबको सुना जो है, तो माफी मांग के शुरुआत करिए। फिर पत्रकार हैं, इनकी भैया पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं, अपने तरीके से इन्होंने विश्लेषण किया है। ठीक है, कोई कह रहा है चापलूस है, कोई कह रहा है चाटुकार है, वो जनता के बीच गए हैं, जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना है। जनता ने नहीं चुना, जनता ने नहीं चुना, जनता ने नहीं चुना उनको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने चुना है, जनता ने नहीं चुना उनको। अब तक चुनाव उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों को क्या मध्य प्रदेश में, बिहार के नौजवानों को फ्री में रोजगार दिए हैं? वो तो एमएलए भी नहीं है, अपने योग्यता के अनुसार वहाँ लोग पाए हैं, विधायक भी नहीं है, जिसको जो योग्यता थी उस आधार पर वहाँ नौकरी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो लोग नहीं। अनूप पटेल साहब को मौका दीजिए, हम पूरी साहब के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। एक अनूप पटेल साहब बोलिए, बाकी लोग प्लीज मत बोलिएगा। अनूप पटेल साहब। साध्वी निरंजन ज्योति ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब आपने ये सवाल किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी ऐसा करते हैं, तो वो कह रहे हैं गुजरात में तो विकास हो गया है, नौकरी मिल गई है। सर ये बात तो ना ये बात तो सही कही ना उन्होंने कि पहले रोजगार दीजिए फिर बात करिए। ना सर, उन्होंने ये कहा ना डॉक्टर अनूप पटेल, साध्वी जी ने कहा कि पहले गुजरात जितना रोजगार दीजिए, उन्होंने कहा कि पहले गुजरात जितना रोजगार दीजिए फिर ये बात करिए। महत्वपूर्ण बात है, कहां रोजगार है? क्या गुजरात के मॉडल के बारे में हमें पता नहीं है?
हैं कि वहां पे कितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी दर कितनी है, वहां पे अगर कोई यूथ जो है वहां पे जितने। अरे सर अब देखिए ये बातें मत करिए, सरकार आ गई उनकी, 5-5 6-6 बार एक पार्टी वहां सरकार बना रही है, 5-5 6-6 बार एक पार्टी वहां सरकार बना रही है बेरोजगारी होने के बावजूद। उत्तर प्रदेश में हाँ नहीं पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन मुद्दे तो वही है ना। अरे तो जनता मुद्दे नहीं देखती क्या सर? जनता मुद्दे नहीं देखती क्या? डॉक्टर अनूप पटेल देखिए आज आप डिफेंसिव है, आज आप डिफेंसिव है और उसमें लॉजिक भी अच्छे नहीं रख रहे। इसलिए आज आप डिफेंसिव है और उसमें लॉजिक भी अच्छे नहीं रख रहे, आप बताइए ना। मैं 101% सहमत हूँ रघुनंदन जी, मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं पार्टी का अपना पक्ष रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है कमलनाथ जी के बयान से 101% सहमत हूँ। क्या माफी भी नहीं मांग रहे, क्या सहमति? आपको माफी मांगनी चाहिए, आप सहमति बता रहे हैं। क्या भगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो यूपी बिहार के लोग रोजगार कर रहे हैं, जो रोजी-रोटी कर रहे हैं, उनको भगाने का अमित पुरी साहब आपस में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या यही आपकी रणनीति है? यही सोच है कांग्रेस पार्टी की? आप यहाँ कांग्रेस से आ रहे तो यूपी के लोग के पास कैसे जाएंगे? अमित पुरी जी डॉक्टर साहब हो गया, पटेल साहब हो गया पटेल साहब, एक मिनट आप पार्टी लाइन फॉलो कर रहे हो गया। हमें एक सवाल अमित पुरी जी से लेने दीजिए, अमित पुरी जी से एक सवाल लेने दीजिए सर, अमित पुरी जी से एक सवाल, एक मिनट पटेल साहब हो गया, आपकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही है, प्लीज हमारा सवाल लीजिए, हमें पुरी जी से बात करनी है, 1 मिनट सवाल लीजिए, हमें आपकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही है, न दर्शकों को कोई बात सुनाई दे रही होगी। इसका मतलब अमित पुरी जी ये हुआ कि अनुज अग्रवाल साहब जो कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी का ट्रेंड है, और यही बात यहां डॉक्टर अनूप पटेल कह रहे हैं कि साहब पार्टी लाए रहे, हम तो उनकी तारीफ ही करेंगे, उस बयान के समर्थन में है। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है? अमित पुरी साहब क्या चेहरा लेकर जाएंगे? अमित पुरी साहब की बात आ जाए फिर आप लोगों के पास आए। मैं विषय रखता हूं। हाँ देखिए, मैंने आपसे कहा कि आदरणीय शीला जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली के क्राइम रेट के लिए यूपी बिहार को कोसती थी। अभी गुजरात के अंदर अल्पेश ठाकोर नाम के जिस व्यक्ति को कांग्रेस बारो करके लाई, उन्होंने गुजरात के अंदर यूपी और बिहार के लोगों के साथ जिस प्रकार का दुष्चर्य और दुर्घटनात्मक कार्य किया वो पूरे देश के सामने है। वो क्रिमिनल एफआईआर अब लॉजिकल कंक्लूजन पे होगी। असल में परेशानी ये थी कि कल यूपी बिहार के कुछ नेता कर्नाटक की तरह कमलनाथ के शपथ ग्रहण में नहीं गए और कांग्रेस ने इसे अपना अपमान समझा और उस अपमान का प्रतिकार यूपी और बिहार को अपमानित करके कर रही है। ये राजनीतिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी आप कह रहे हैं कि सपा बसपा के न जाने को इस तरह बहुत निंदनीय घटना है कि अगर कोई आपके शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा तो आप उसका प्रतिकार पूरे प्रदेश की जनता के साथ करेंगे। ये कांग्रेस की जो क्षेत्र मानसिकता है, ये इस क्षेत्रवादी मानसिकता से भारत के संविधान का संघीय ढांचा पुरी साहब को सुन लीजिए, देखिए किसी की बात सुनाई नहीं दे रही। इसका जवाब बाद में जवाब दीजिएगा, पुरी साहब को सुन पुरी साहब को सुन लीजिए, बाद में जवाब दीजिएगा, आपका पूरा जवाब लेंगे सर। एक बार पुरी साहब की बात आ जाने दीजिए, फिर आप जरूर आंसर करिएगा। आप ही से तो संवाद हो रहा है, सवाल जवाब हो रहा है। आपकी पार्टी के नेता ने बयान दिया जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी लाइन पर। हो सकता है आपके भीतर का दिल ये कह रहा हो कि बिल्कुल गलत बयान है, इसलिए एक बार पुरी साहब को सुन लीजिए। बस एक बार पुरी साहब को सुन लीजिए। आप सारे उदाहरण रखिएगा पटेल साहब, एक बार पुरी साहब को सुन लीजिए। तो मैं उत्तर दे दूं। हाँ पुरी साहब आप बोलिए और कोई नहीं बोलेगा फिर आंसर करें। जितना रिबटल करना उतना रिबटल करे, पूरा चांस है इनके पास। मैं कह रहा था कि शीला जी से लेकर अल्पेश ठाकुर तक कांग्रेस पार्टी का यह ट्रेंड रहा है। आप विजय रूपाणी की या योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, हमने यह काम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं जॉब्स को स्टेट के अंदर, स्टेट के लोगों के लिए, लेकिन हमने यह नहीं कहा कि गैर प्रांतों के लोगों को मार के भगा दो। अल्पेश ठाकुर ने कौन सा नारा दिया और ठाकुर सेना ने क्या किया, उसके वीडियो तक अब चार्जशीट के साथ लगा के कोर्ट के सामने पेश कर दिए गए। जिस तरह की लैंग्वेज को यूज किया गया, शीला जी ने कौन सा बयान दिया था कि दिल्ली का क्राइम रेट यूपी और बिहार के कारण बिगड़ा। आज राहुल गांधी को आगे आना चाहिए कि वो भारत के संघीय ढांचे के साथ हैं या इस रीजनलिज्म के साथ हैं, और देश के अंदर कौन सा महागठबंधन बनाकर देश की जनता के सामने ऑल्टरनेटिव कौन सी राजनीति ले जाना चाहते हैं जिसमें पॉलिटिक्स ऑफ पुरी साहब हमारा एक सवाल और ले लीजिए। पुरी साहब एक सवाल और ले लीजिए, फिर हम आएंगे डॉक्टर अनूप पटेल साहब के पास। पुरी साहब आपने कहा राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, आप अपने बगल में बैठे जिन प्रवक्ता महोदय को सुन रहे हैं पुरी साहब, जो ये कह रहे हैं कि हम कमलनाथ के बयान का समर्थन करते हैं,
आपको यह लगता है कि क्या यह व्यक्तिगत बयान है, अब यह पार्टी लाइन बन चुका है? क्या यह बयान अब पार्टी लाइन बन चुका है, पूरी कांग्रेस की मानसिकता दिखा रहा है? देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है वो समझ लीजिए। आदमी एक्सीडेंटली इंसिडेंटली कोई घटना कर दे, समझ में आया, आलोचना हुई, किसी की नहीं समझ में आया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके आंख ब्लिंक की, आंख मारी, बेशर्मी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा जय हो जय हो जय हो, युवराज की जय हो। यह कांग्रेस की आदत बन गई। यह जो कांग्रेस का बेहियाई के साथ एक ट्रेंड को फॉलो करना है, यह पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड और पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म देश के लिए बहुत खतरनाक बन रही है। कोई गलत बयान आया, आप उसकी आलोचना करें, उसको बाय ना करें, आइसोलेशन में बयान चला जाएगा, लेकिन पार्टी उसे अपनी घोषित नीति बना ले तो यह लगता है ट्रेंड है। मैं फिर गलत नहीं करा कि शीला जी का बयान, अल्पेश ठाकुर की योजना और यह कमलनाथ का बयान, यह एक पूरा कांग्रेस पार्टी की सोची समझी एजेंडा है। कल कुछ लोग आपके शपथ ग्रहण में यूपी बिहार से नहीं गए, तो आपने पूरा बदला यूपी और बिहार की जनता से। ठीक है, हम जवाब लेंगे डॉक्टर अनूप पटेल से, राजभर साहब को लाएंगे, लेकिन आपकी इस बात पर इन दोनों मेहमानों के पास आएंगे जल्दी से। सर जल्दी से राठी साहब को मौका देंगे। राठी साहब, क्या ये कांग्रेस पार्टी की लाइन बन चुकी है? अगर डॉक्टर अनूप पटेल माफी नहीं मांगते, न मांगे, लेकिन वो एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि साहब हम कमलनाथ के बयान के समर्थन में हैं। मुझे लगता है पटेल साहब जो कह रहे हैं, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके नेता वो स्वयं किस प्रकार से जनता के बीच जाएंगे, 2019 में वोटरों के बीच जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, लेकिन वो एकदम बोलेंगे आप तो समर्थन कर रहे हैं उसका, हम रोजगार कहाँ मांगेंगे। देखिए, कमलनाथ जी की एक बात का मैं भी समर्थन करूंगा, हो सकता है आपको भी अटपटी लगे। मैं खुद मानता हूं कि जो नेता होता है, जो चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है, जो सरकार होती है, वो जिस भी एरिया में काम करती है, चाहे वो प्रधान स्तर पे काम करे, चाहे वो विधायक स्तर पे काम करे, सांसद स्तर पे काम करे, वो क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन वो एक कैटेगरिकली ऐसा मेंशन करके ये बोले कि नहीं दूसरे प्रदेश के लोग हमारा रोजगार खा रहे हैं, एक दिन बैठे हुए आपको हुआ है, आधा दिन आपको बैठे हुआ है, ये वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला है। और दूसरी बात, कांग्रेस डिफेंड कर रही है, उसको स्वीकार कर रही है संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए, तो ये मेरे लिए मतलब पचने वाला नहीं है। उससे संकेत यही जाता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है और वो गैर कांग्रेसी सरकारों को टारगेट करके ये स्टेटमेंट दे रही है। वो सीधा पड़ेगा उल्टा पड़ेगा, पर मुझे लगता है वो भी दिग्विजय सिंह की तरह एक रणनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं जिसका जिक्र आपने पहले, हाँ, कहीं ना कहीं रोष है, कहीं ना कहीं रोष है। वहां फिर जाए डॉक्टर अनूप पटेल जी के पास और राजभर साहब को जोड़े। इससे पहले हम यहां अनुज जी को लाना चाहते हैं। अनुज सर, हमें बताइए कि अभी जो ये कहकर गए अमित पुरी साहब, ये सपा बसपा के शामिल न होने की भी कोई खीज है क्या? इसमें कोई राजनीतिक बू भी है क्या साहब? कोई बदले की भावना भी है क्या कि कल इतना बड़ा शपथ ग्रहण आपने किया, एक दिन में 3-3 किए, और उसमें जो आपकी सहयोगी हैं सपा बसपा जो आपको समर्थन दे रही वो पहुंची नहीं, ये भी कोई खींच दिख रही है क्या? है कुछ ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतने बड़े स्केल पर सोचा गया होगा। ये सिर्फ बड़ा एक लिमिटेड सोच के साथ दिया गया बयान था। सपा बसपा समर्थन दे रही है, अगर सपा बसपा को ऐसा लगता है इस बयान के बाद तो समर्थन वापस ले सकती थी। और एक दो एमएलए हैं, उनका कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं है। उसके बाद सरकार गिरने से भी रही उनके उससे, और कहीं कम से कम कांग्रेस जिस महागठबंधन की ओर बढ़ना चाह रही है उसमें सपा बसपा को नाराज नहीं कर सकती। ये स्थिति है। हम पटेल साहब से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम परिचय करा दें। संजय मिश्रा जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए, और फोन लाइन पर हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब, कमलनाथ जी की भाषा क्या बता रही है? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री बने हुए अभी, जिसे कहते हैं ना, मेहंदी भी नहीं मिटी है और उनके च्यूटी के पर निकलने लगे हैं। सर, पर निकले अच्छी बात है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के नौजवान जाकर मेहनत करके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और उनको ये कहना कि रोजगार के अवसर खा रहे हैं। भारत का संविधान किसी भी राज्य के व्यक्ति को किसी भी राज्य में जाकर जीविकोपार्जन करने की छूट देता है, और जिस संविधान की शपथ उन्होंने ली है उस संविधान का गला 24 घंटे के भीतर घोटने पर आमादा हो गए हैं। लगता ये है कि
चूटी के फर भी निकल रहे हैं और कुछ उनकी थैली में कुछ ज्यादा माल पड़ गया, यानी हैसियत तो उनकी इतनी है नहीं, लेकिन उनको काम ज्यादा मिल गया, इसलिए उनका बौरा गए हैं वो कमलनाथ जी। ये बौराने की निशानी आप कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया प्राइम न्यूज के साथ शेयर करने के लिए। हमें ये बताइए, जो बार बार संघीय ढांचे की बात, हर प्रतिक्रिया में संघीय ढांचे की बात आ रही है, कमलनाथ जी भी बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है, ये इल्म तो रहा होगा अपने भीतर भाई राठी साहब? नहीं, मुझे लगता है राजीव कि थोड़ा सा इतना तो बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देंगे कि थोड़ा सा उनका स्लिप ऑफ टंग भी हुआ है। लेकिन शक फिर जाहिर ये होता है जब वो रिपीट उस चीज को कर रहे हैं। देखिए वो एक व्यापारी है, अंडरलाइन करके कि देखिए मैं कुछ उन्होंने कहा कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये है, फिर भी ये लाइन उन्होंने कहा जो आप जिसको रिपीटेशन कह रहे हैं। राजीव जी वो एक व्यापारी है और ये आश्चर्यचकित ज्यादा करने वाला इसलिए भी है कि आप जाइए, उनके उत्तर प्रदेश में व्यापार है, उनका पूरे लगभग पूरे देश के सभी हिस्से में उनका व्यापार है। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो वो व्यापार कर रहे हैं। हाँ, व्यापार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का स्टेटमेंट पच नहीं रहा किसी को भी, और उससे ज्यादा पच नहीं रहा कांग्रेस की चुप्पी हमको नहीं पूछ रही है। जहां तक सवाल है चुप्पी क्या सर, उनका तो समर्थन है, चुप्पी कहां है? हाँ नहीं, राहुल गांधी पटेल साहब का तो समर्थन है। राहुल गांधी चुप रहे, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन को स्किप कर गए, ठीक है ना। तो मुझे जो सबसे ज्यादा चुभ रहा है वो ये चुभ रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार का स्टेटमेंट देने के बाद भी उनका पार्टी अध्यक्ष कुछ नहीं कह रहा है, वो खुद व्यापारी है। संघीय ढांचे का जहां तक सवाल है कि एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट देता है और लोग चुप रहते हैं, क्या कानून में इसके लिए कोई प्रावधान है? कोई कार्रवाई हो सकती है? देना पड़ेगा, पटेल साहब को मौका देना पड़ेगा सर, जल्दी से। पटेल साहब मुझे लग रहा है फंसे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। पटेल साहब को मौका देना पड़ेगा। फिर हम संजय मिश्रा जी और राजभर जी के पास आ रहे हैं। राजभर जी, हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं। पटेल साहब, वक्त है माफी मांग लीजिए सर, बजाय इसके कि आप पार्टी लाइन पर ही आगे बढ़े। बहुत सारी चीजें पार्टी लाइन में ठीक नहीं भी होती है, जैसे ये वाला बयान 2019 में देख लीजिएगा, आपको वोट मांगने बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए उनको। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल, राठी साहब जो कह रहे हैं, इस जो एजेंडा है ये रोजगार के मसले का है, रोजगार के क्राइसिस का है, और ये पूरे भारत में इस समय रोजगार का क्राइसिस है। हमारे भारत में जो है मोदी सरकार एक दिन में 500 लोगों को रोजगार देती है, फिर आप वहां चले गए सर, में जो है उस पर लंबी बड़ी बहसें करिएगा। मध्य प्रदेश में सर उस पर लंबी और बड़ी बहसें करिएगा। पटेल साहब, इस बयान का गैर जिम्मेवारानापन तो समझिए आप, खूब लानत मनानत करिए, आप हर डिबेट पे करना चाहिए। आप रोजगार को लेकर सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन अपनी गैर जिम्मेवारी को भी तो समझिए। रोबोट टाइप में नहीं रहोगे, कोई भी चीज का जवाब रघुनंदन जी यस या नो पे नहीं होता है। सर पॉइंटेड तो होता है। मोदी जी जब ये पटेल पॉइंटेड तो होता है ना, पॉइंटेड तो होता है ना, वो नहीं मोदी जी से शुरू करते, कमलनाथ के बयान को मोदी जी से शुरू कर रहे हैं। और दूसरी बात, हाँ नहीं बिल्कुल शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था 5 साल में। आप तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये बयान दिलवा, घोषणा पत्र में यानी कमलनाथ जी से प्रधानमंत्री ये बयान दिलवा रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कमलनाथ जी से बयान दिलवा रहे हैं, आप ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सर मौका दीजिए, संजय जी के पास जाने का मौका दीजिए, राजभर जी को जोड़ने का मौका दीजिए। उनके बयान को, अरे सर बार बार हमें तो यही लग रहा है, प्रधानमंत्री जी को जो बीच में ला रहे हैं, बयान को अरुण राजभर साहब, पेश किया अरुण राजभर साहब, क्या ये राजनीतिक दलों का गैर जिम्मेवार होना है? देखिए आज इनकी पार्टी के नेता है, इनके मुख्यमंत्री है, लेकिन हमें याद है कि अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने ऐसे बहुत सारे गैर जिम्मेवार बयान दिए। क्या ये राजनीति में जो गैर जिम्मेवारी आई है, ये उसका लक्षण है, ये उसका परिचायक है? देखिए, इस तरह का बयान पूरी तरीके से गलत होता है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संवैधानिक उस प्रदेश का बहुत बड़ा संवैधानिक पद पर मुखिया होता है, अगर उस तरह का बयान देता है, ये बहुत गलत बयान देता है। अब दूसरी चीज सवाल जहां तक है कि भारत का संविधान नहीं कहता है कि आप बिहार के रहने वाले हैं तो जाके महाराष्ट्र में नौकरी नहीं कर सकते, रोजगार नहीं कर सकते, आप कल कारखाने में अपने रोजी रोटी नहीं कर सकते। ये एक तरीके से पूरी तरीके से कांग्रेस की जो नीची सोच है, ये एक तरीके से ये प्रदर्शित करता है कि 40 साल इन लोगों ने क्या किया नौजवानों के लिए, 40 साल इन लोगों ने कितना रोजगार का अवसर बढ़ाया। ये चीजें नहीं, इन लोगों तो गरीबी रेखा खींच दिया, किससे ऊपर गरीब जा ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है जहां 230 विधानसभा का
सदस्य रहते हैं वहां इस तरह के बयान, वहां के नौजवानों में नफरत फैला रहे हैं आप इस पूरी तरीके से। कल तक तो महाराष्ट्र में नफरत फैलाया गया, दिल्ली में नफरत फैलाया गया, अब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग किसी काम के नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाना बंद कर दें तो रोटी नहीं खा पाएंगे, एक रोटी नहीं खा पाएंगे। संजय जी, हमें ये बताइए कि इस तरह के बयानों का जवाब पार्टी कैसे देने की कोशिश करेगी? क्या वाकई रोजगार के इतने ज्यादा मौके आप लोग पैदा करेंगे कि दोबारा कमलनाथ जी इस तरह का बयान देने की हालत में नहीं रहेंगे? बोलिए, कैसे काउंटर करेंगे इसका? देखिए, सबसे पहले रोजगार की बात अगर हम करते हैं तो भारत के संविधान प्रत्येक व्यक्ति को पूरे देश में कहीं पे भी जाके नौकरी करने का अधिकार पाता है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता भाई से, अपने पटेल जी से ये पूछना चाहता हूं, केवल एक बात ये बता दें कि कमलनाथ का बयान क्या ये बात नहीं साबित करता है कि वो केवल क्षेत्रवाद को बढ़ाना चाहते हैं? वो पूरे देश में एक तरीके से बंटवारा की राजनीति वो फिर से करना चाहते हैं? वो किस तरीके से पूरे देश को खंड खंड फिर करना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, चाहे वो जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर हो, चाहे आप कश्मीर से लेकर आपके इन सवालों को हम आगे लेकर जाएंगे, आपके इन सवालों को संजय जी हम आगे लेकर जाएंगे और आगे भी ऐसे सवाल उठाएंगे, आगे भी ऐसे सवाल उठाएंगे, क्योंकि जब सवाल पूछा गया डॉक्टर अनूप पटेल से, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, रोजगार है नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश और बिहार का नौजवानों पर ये करता है कहीं अपने काबिलियत अपने काबिलियत पर रोजगार करता है, किसी के भरोसे नहीं करता है, अपनी काबिलियत पर हर राज्य में जाकर फिर बैठेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट पे आने के लिए और प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जा रही है।